तो आज हमें बात करनी थी फ्रिक्शन की। फ्रिक्शन क्या होता है? हमें पता है कि अगर मैं साफ भाषा में बोलूँ कि तुम्हारा हाथ एक डेस्क के ऊपर है तो डेस्क तुम्हें ना खुरदरा सा लगता है, स्मूथ नहीं लगता। अगर तुम्हारा साबुन पे हाथ फिसल जाता है तो उसमें फ्रिक्शन कम है। ये है मेरी हिंदी में बात। अब आगे पढ़ते हैं। लेट इज रिटर्न टू द एग्जाम्पल ऑफ अ बॉडी ऑफ मास एम एट रेस्ट ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। ठीक है, एक बॉडी जिसका मास एम है और एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी हुई है, तो फोर्स क्या लगेगा, यानी उसका वेट क्या होगा, एम जी। वेट देखो एक फोर्स होता है, पता होना चाहिए, है ना। ना सपोज अ फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली टू द बॉडी, वी नो फ्रॉम द एक्सपीरियंस दैट अ स्मॉल अप्लाइड फोर्स मे नॉट बी इनफ टू मूव द बॉडी। मान लो बक्सा है, बक्से को तुम धक्का दे रहे हो, हिल ही नहीं रहा वो, या तुम बेड को हिला रहे हो, बेड तो हिल ही नहीं रहा है। बट इफ द अप्लाइड फोर्स एफ वर द ओनली एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, इट मस्ट मूव विद द एक्सेलरेशन एफ बाय एम। एफ इक्वल टू एम ही होता है ना, तो एक्सेलरेशन क्या होनी चाहिए, एफ बाई एम होनी चाहिए। हाउ एवर स्मॉल, क्लियरली द बॉडी रिमेन एट रेस्ट बिकॉज सम अदर फोर्स कम इन टू प्ले इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड अपोजेज द अप्लाइड फोर्स एफ। जैसे तुम एक बेड है, या फिर तुम, अभी तो मेरे को बेड ही याद आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हम क्या है, बेड को खिसकाते हैं घर में सफाई करने के लिए, झाड़ू वाड़ू लगाने के लिए, ठीक है। तुम भी जब तुम खिसका रहे हो तो बेड को तो हिलता ही नहीं है जब तक पूरी जान ना लगा दो। तो किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा होता है, हो क्या रहा होता है असल में? ठीक है, बेड का एक वेट है जो कि एम जी है ना, नीचे को लग रहा है, और एक फोर्स ऐसा है जो बेड को जिस डायरेक्शन में हम धक्का दे रहे हैं उसके अपोजिट अपोजिट लगा रहे हैं, यानी एक्शन रिएक्शन वाला थर्ड लॉ लग रहा है। ठीक है, वही हमारा फ्रिक्शन है। देखो बताएंगे तो, एंड अपोजिट द अप्लाइड फोर्स रिजल्टिंग इन जीरो नेट फोर्स ऑफ द बॉडी। अगर तुमसे सामान हिल नहीं रहा है, इसका मतलब ज़ीरो हो गया नेट फोर्स, है ना। तो दिस फोर्स एफ एस पैरेलल टू द सर्फेस ऑफ द बॉडी इन कॉन्टैक्ट विद द टेबल इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो जो तुम्हारे फोर्स को अपोज कर रहा है वो है फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। अब तुम्हारे मन में आता होगा, हम थोड़े सा हल्का सा धक्का दे दे तब भी नहीं हिलता, अब पूरी जान लगा दे तब भी नहीं हिल रहा है, तो हो क्या रहा है, ऐसा एडजस्ट हो रहा है फोर्स। तुम्हारी तुम्हारी फोर्स के अकॉर्डिंग फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है। ठीक है, मतलब वो उसमें इतना पावर है कि बोलते नहीं है कि अगर पहाड़ की चोटी पे गए तब जाके ही धक्का देंगे तो नीचे गिरोगे, है ना, वैसा है। तो अगर तुम उतना उतना ऊपर तक धक्का दे सकते हो ना, तभी जाके वो हल्का सा धक्का देने पे नीचे गिरेगा, यानी तब जाके हमारा ऑब्जेक्ट हिलने लगेगा, है ना। द सबस्क्रिप्ट स्टैंड फॉर द स्टैटिक फ्रिक्शन, एफ एस लिखा था ना, एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन, टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम काइनेटिक फ्रिक्शन दैट वी कंसिडर लेटर, जिसमें फिगर भी देख सकते हो, है ना। नोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट, क्या नोट करना है, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, स्टैटिक फ्रिक्शन खुद से एग्जिस्ट नहीं करता। तो पहले ये फिगर देख लेते आई है तो 5.10 कह रही कि स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ए जो है हमारा इम्पेंड मोशन ऑफ द बॉडी इज अपोज बाय स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। वी व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्सीड द मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन द बॉडी बिगिंस टू मूव। तो हम जो फोर्स लगा रहे हैं अगर वो स्टैटिक फ्रिक्शन से कम ज़्यादा हुआ तो फिर ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाएगा इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स वी आर अप्लाइंग। वंस द बॉडी इज इन मोशन, इट इज सब्जेक्ट टू स्लाइडिंग और काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो, which opposes relative motion between the two surface in contact. Kinetic friction is usually less than the maximum value of static friction. ठीक है, यानी एक चलते ऑब्जेक्ट को रोकना, फोर्स जो फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है वो आपस में अपोज कर रहा है। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं कि व्हेन देयर इज़ नो अप्लाइड फोर्स देयर इज़ नो स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर कोई फोर्स नहीं लग रहा तो फ्रिक्शन नहीं होगा। तो हमारे फोर्स का अपोज करने के लिए फ्रिक्शन का जन्म हुआ। इट comes into a play the moment there is an applied force. As the applied force F increases, Fs also increase. तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ता है जैसे जैसे हमारा फोर्स बढ़ता जाता है, रिमेनिंग इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। इस बात को समझना, हम जितना फोर्स लगा रहे हैं उसका इक्वल और अपोजिट मिलेगा हमें स्टैटिक फोर्स से। ठीक है, एक पीक वैल्यू तक। ठीक है, मतलब एक ऐसा टाइम आएगा जिस समय हमारा फोर्स ज़्यादा हो जाएगा और उससे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं जा पाएगा, तब ऑब्जेक्ट मूव करता है। हैंस इट इज़ कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये भी कारण है उसका कि कीप द बॉडी एट रेस्ट में, बॉडी को रेस्ट में रखने का काम होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन अपोजेस इम्पेंडिंग मोशन। ठीक है, जो मोशन हो सकता था उसको रोकता है,
तभी स्टैटिक है. द टर्म इम्पेंडिंग मोशन मीन्स मोशन दैट वुड टेक प्लेस अंडर द अप्लाइड फोर्स इफ फ्रिक्शन वर एब्सेंट. फ्रिक्शन नहीं होता तो वो जो ऑब्जेक्ट मूव करने वाला था ना उसको रोकना, बट डज नॉट एक्चुअली टेक प्लेस, है ना, होता नहीं है ऐसा. when we know from experience that the applied force exceed a certain limit, हमें पता है कि applied force एक certain limit exceed करता है तो body begin to move, तो body move करना शुरू हो जाती है. तो it found experimentally that the limiting value of static friction is independent of the area of contact. तो कितना area contact पे ये depend नहीं करता है, ये एक्सपेरिमेंटली पता चला है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट विद द नॉर्मल फोर्स अप्रॉक्सीमेटली एज एफ एस मैक्स इज इक्वल्स टू म्यू एस एन. ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर फोर्स होता है. एफ एस यानी स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम, यानी वो आखिरी हिस्सा जब जिसके बाद ऑब्जेक्ट हिलना शुरू हो जाएगा, तुम धक्का लगाओगे तो. ठीक है, मतलब उससे ज़्यादा फोर्स अगर लगाओगे तो ऑब्जेक्ट जो है मूव करेगा. जहाँ पे म्यू एस क्या है, इज़ अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स ओनली ऑन द नेचर ऑफ सरफेस इन कॉन्टैक्ट. जो सरफेस कॉन्टैक्ट में उसका नेचर पे डिपेंड करता है. द कांस्टेंट म्यू एस इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन. ठीक है, तो म्यू एस हो गया कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वो बराबर हो जाएगा हमारा म्यू एस एन इज इक्वल्स टू एफ एस मैक्स. तो द लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में बी दस रिटर्न एज एफ एस स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू एस एन, यानी स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा छोटा और बराबर रहेगा, क्योंकि हमें पता है ना म्यू एस एन क्या है, मैक्सिमम है, तो अपने मैक्सिमम के छोटा या बराबर ही रहेगा. तो इफ़ द अप्लाइड फोर्स एफ एक्सीड एफ एस मैक्स, तो बॉडी जो है स्लाइड करना शुरू हो जाती है सरफेस पे. और इट फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट व्हेन रिलेटिव मोशन हैज स्टार्टेड द फ्रिक्शनल फोर्स डिक्रीज फ्रॉम स्टैटिक मैक्सिमम वैल्यू. ठीक है, फिर देखो एक बार ऑब्जेक्ट मूव करना शुरू हो जाता है तो स्टैटिक फोर्स जो है वो कम हो जाता है. तुम ऐसा कह सकते हो कि अगर तुम एक ऐसी रोड पे जा रहे हो जिसके बीच में खाई है ना, तो तुम धीरे धीरे चल रहे हो तो कितना डर वो लगता है कि कहीं एक भी जगह पैर गया तो हम खाई में गिर गए. वहीं पे एक तेज़ी से गाड़ी चलाता हुआ आया और वो उस पर इफ़ेक्ट भी नहीं हुआ, मतलब बीच में जो गड्ढे आए थे ना जिसका तुम डर रहे थे, ऐसा कुछ समझ सकते हो, तो कम हो जाता है. फ्रिक्शनल फोर्स दैट अपोजिट रिलेटिव मोशन बिटवीन सरफेस एंड कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड काइनेटिक या स्लाइडिंग फ्रिक्शन. ठीक है, इसको हम एफ के से बोलते हैं. देखो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ये काइनेटिक बोल सकते हैं, और स्टैटिक फ्रिक्शन तो हमारा कांस्टेंट रहता है ना, तो उससे ज़्यादा वैल्यू जाएगी तो वो ऑब्जेक्ट मूव करेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन लाइक स्टैटिक फ्रिक्शन इज फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. एरिया पे डिपेंड नहीं करता कितना एरिया कॉन्टैक्ट में. इट फाउंड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट. फर्दर इट इज़ नियरली इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी का भी फर्क नहीं पड़ता. इट सेटिस्फाई लॉ सिमिलर टू दैट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, जिसका मतलब है काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर है अब कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल एज only depend on the surface, only depend on the surface in contact. surface in contact पे डिपेंड करता है, नॉट एरिया पे, है ना. म्यू एस जो है वो एरिया नहीं है, मतलब जिस भी सरफेस पे हो कितना एरिया है वो मैटर नहीं करता. वेदर व्हेन रिलेटिव मोशन हैज़ बिगन द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ हो जाएगी. अब मोशन शुरू हो गया तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, एफ माइनस एफ के बाय एम, है ना. फाइनल माइनस इनिशियल ऐसे भी कह सकते हो, या डेल्टा एफ बाय एम, मास तो वही रहेगा. फॉर द बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी एफ इक्वल टू एफ की, अगर कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है बॉडी, ठीक है. इफ़ द अप्लाइड, क्योंकि देखो ये चीज़ सोचो, कांस्टेंट वेलोसिटी यानी एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, यानी एक्सेलरेशन जीरो है, तो ऐसे केस में एफ इक्वल टू एफ के हो जाएगा. इफ़ द अप्लाइड फोर्स ऑन द बॉडी इज रिमूव्ड इट्स एक्सेलरेशन इज माइनस एफ के बाय एम. फोर्स ही बंद कर दिया तो माइनस एफ के बाय एम हो जाएगी एंड इवेंचुअली कम टू स्टॉप. अब एक्सेलरेशन क्या हो गई, रिटार्डेशन में बदल गई, नेगेटिव हो गई, तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, जैसे बॉल को लात मारी तो आगे जाके रुक जाती है. तो लॉ ऑफ फ्रिक्शन गिवन अबव डज नॉट हैव द स्टेटस ऑफ फंडामेंटल लॉ लाइक दोज फॉर द ग्रेविटेशनल, है ना. ये फंडामेंटल लॉ तो नहीं है, दे आर एम्पेरिकल रिलेशंस दैट आर ओनली अप्रॉक्सीमेटली ट्रू, येट दे आर वेरी यूजफुल इन पर्टिकुलर कैलकुलेशन मैकेनिक्स में काम आते हैं. Thus, when two bodies are in contact, each experience contact force by the other. Friction, by definition, is a component of a contact force parallel to the surface in contact. ठीक है, फ्रिक्शन एक क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स है जिस सरफेस पे वो कॉन्टैक्ट पे है, विच अपोजिट इम्पेंडिंग, जैसे कि मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले बताया
or actual relative motion between the two surfaces. Note that it is not motion but relative motion that the frictional force oppose. ठीक है, relative motion को oppose करता है. Considering a body, मतलब ऐसे कह सकते हो तुम कि टेबल है, टेबल के ऊपर तुमने रखा है डस्टर रखा है, तो डस्टर टेबल तो हिलेगी नहीं, डस्टर हिलेगा, है ना. अगर टेबल डस्टर दोनों ही साथ चलते तो क्या होता, फिर तो ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं आता, है ना. तो वही है, रिलेटिव चलता है. अब टेबल हमारी स्टैटिक है, डस्टर हमारा मोशन में है. इफ़ द बॉक्स इज स्टेशनरी रिलेवेंट टू ट्रेन, इन फैक्ट एक्सेलरेटिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन, द फोर्स कॉज द एक्सेलरेशन. व्हाट फोर्स कॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स. ठीक है, आप बोलते हैं कि अगर बॉक्स जो है वो स्टेशनरी है रिलेटेड टू द ट्रेन, है ना, मतलब ट्रेन के अंदर है तो स्टेशनरी होगा. इट इज़ इन फैक्ट एक्सेलरेटिंग अलॉन्ग विद द ट्रेन, और वो ट्रेन की स्पीड के साथ साथ वो भी एक्सेलरेट हो रहा है. तो कौन सा फोर्स कॉज कर रहा है एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स? क्लियरली द ओनली कन्विंसिबल फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही हमारे हेल्प कर रहा है एक्सेलरेट करने में. ऐसे कह सकते हो तुम कि जिस ट्रेन के ऊपर वो बॉक्स रखा हुआ है ना, वो ट्रेन कांटेक्ट में है वो ट्रेन के, और वो कैसा कांटेक्ट बना हुआ है, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बना हुआ है, ऐसे कह सकते हो. द फ्लोर ऑफ द ट्रेन वुड स्लिप बाय एंड द बॉक्स वुड रिमेन एट इट्स इनिशियल पोजीशन ड्यू टू इनर्शिया, है ना. तो क्लियरली ओनली कन्वे, मतलब क्या होता है, अगर कोई फ्रिक्शन नहीं होता तो फ्लोर ऑफ द ट्रेन जो होता है स्लिप हो जाती है, बॉक्स जो होता है वो वहीं पे रहता. दिस impending relative motion is opposed by static friction. तो static friction provide the same acceleration of the box as that of train, keeping it stationary related to the train, है ना. समझ में आया कि ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो भी बॉक्स की स्पीड अकॉर्डिंगली चेंज कर रहा है, रिलेटिवली चेंज कर रहा है, जिस वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पे है. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कॉन्सेप्चुअल तरीके से. ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं. कैरे डिटरमाइन द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन इन विच अ बॉक्स इज लाइंग ऑन द फ्लोर. मैक्सिमम एक्सेलरेशन बताओ. ऑन द फ्लोर विल रिमेन स्टेशनरी गिवन. अच्छा देखो, ऐसा भी हो सकता है बहुत तेज़ स्पीड में गए ट्रेन तो फिर बॉक्स भी मूव कर जाएगा, है ना. तो हमें बताना है कि क्या मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगी. गिवन दैट द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द ट्रेन फ्लोर इज म्यू दे रखा है हमें 0.15, ठीक है, और स्टैटिक फ्रिक्शन है तो म्यू ऐसे ही है. सिंस द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉक्स इज ड्यू टू द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो नॉर्मल हमारा क्या होगा, वेट होगा, mg होता है, तो म्यू एस एम जी, और a इज स्मॉलर देन इक्वल टू म्यू एस जी. देयरफॉर ए मैक्स जो हो जाएगा हमारा 0.15 इंटू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना. तो ए मैक्स हो जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये मैक्सिमम है, इक्वल टू वाली कंडीशन ले लेंगे. अगला देखते हैं, फिगर देखना है. द मास ऑफ 4 kg रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. द प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री. 4 kg रेस्ट पे है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे. प्लेन इज ग्रेजुअली इंक्लाइंड अंटिल एट एन एंगल थीटा जो है 15 डिग्री पे है. हॉरिजॉन्टल मास दे रखा है, जस्ट बिगिन टू स्लाइड. तो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द सरफेस. स्टैटिक फ्रिक्शन का क्या कोफिशिएंट होगा, म्यू पूछ रहे हैं, म्यू एस पूछ रहे हैं, है ना. तो हमें पता है कि एम जी लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देंगे, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा में. अब एम जी साइन थीटा को अपोज कर रहा है हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन, और एम जी कॉस थीटा हमारे नॉर्मल के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो बताओ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा. तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक ऑफ मास m एट रेस्ट ऑन द इंक्लाइंड प्लेन आर वेट, है ना, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड है, नॉर्मल. थर्ड है द स्टैटिक फ्रिक्शन. ये तीन तो हमें दिख रहे हैं, है ना, फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं. फिर हमने कंपोनेंट्स में बाद में डिवाइड करें. इन इक्विलिब्रियम द रिजल्टेंट ऑफ दीज फोर्सेस मस्ट बी जीरो, रिजॉल्विंग द वेट एम जी अलॉन्ग द टू डायरेक्शन, है ना. तो एज थीटा इंक्रीजेज द सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शनल फोर्स. हाँ देखो, फ्रिक्शनल फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग भी बोल सकते हैं. तो एफ एस इंक्रीज अंटिल थीटा इज इक्वल टू थीटा मैक्स. जब तक थीटा मैक्स के बराबर नहीं हो जाता, तो एफ एस
achieves its maximum value Fs max is equals to mu s n. Therefore अगर थीटा मैक्स के बराबर है तो tan थीटा मैक्स इक्वल टू म्यू एस हो जाएगा, या थीटा मैक्स इक्वल टू tan इनवर्स म्यू एस हो जाएगा. When theta becomes just a little more than the theta max, there is a small net force on the block and it begins to slide. ठीक है, अगर उस एंगल से ज़्यादा हुआ तो थीटा मैक्स डिपेंड ऑन द म्यू एस एंड इंडिपेंडेंट ऑफ मास. मास पे इंडिपेंडेंट है. ठीक है, ये बात समझ लेना. एंगल जो है वो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पे ही डिपेंड कर रहा है. तो थीटा मैक्स 15 डिग्री है तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगा 0.27. तो यही निकालना था हमें. अगला आता है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड द ट्रॉली सिस्टम शोन इन द फिगर. इधर कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द ट्रॉली एंड द सरफेस इज म्यू दे रखा है. काइनेटिक फ्रिक्शन म्यू के दे रखा है. व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग. जी को मान लेना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मास को नेगलेक्ट कर लेना है. ठीक है, जो स्ट्रिंग का मास है. तो बोल रहे हैं व्हाट इज़ द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक. ब्लॉक की क्या एक्सेलरेशन होगी, ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम की क्या एक्सेलरेशन होगी. ऐसे क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी आते हैं और जेई में तो इससे भी कॉम्प्लेक्स होता है. तो जी दे रखा है 20 kg का वेट है, नीचे 30 न्यूटन लग रहा है क्योंकि 3 kg का वेट है. तो 3 × 10 हमारा वेट कितना हो जाएगा, मतलब मास हमें दे रखा है. ठीक है, तो हम इसके कंपोनेंट्स देख सकते हैं यहाँ से. बी में देखो, एक तो टेंशन लग रहा है ऊपर को और 30 न्यूटन नीचे को लग रहा है. ठीक है, यहाँ पे एफ के हमारा लेफ़्ट साइड में लग रहा है और टेंशन हमारा राइट साइड में लग रहा है. ठीक है, अगर हम उस वेट की बात करें तो आंसर एज द स्ट्रिंग इज inextensible and the pulley is smooth, the 3 kg block and 20 kg trolley both have same magnitude of acceleration. है ना. अब एक्सेलरेशन दोनों में सेम होगा. अप्लाई सेकेंड लॉ लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, 30 - t इज इक्वल्स टू 3a. है ना, 30 - t. ये चीज़ें 3 कहाँ से आया. अच्छा, एज द स्ट्रिंग इज एक्सटेंसिबल द पुल इज स्मूथ. 3 किलो का ब्लॉक जो है और 20 किलो की ट्रॉली जो है बोथ है सेम मैग्नीट्यूड. सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हैं तो हमारे पास 30 - t इज इक्वल टू 3 आ जाता है. अप्लाइंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन ऑन द ऑफ द ट्रॉली पे लगाओ. t - f k इज इक्वल टू 20a. है ना. 30 तो हमारा क्या हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से हो गया, मास मतलब फोर्स. और उसमें से हमने क्या करा, टेंशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कि ऊपर को जा रही थी. टेंशन तो ऊपर को लगेगी. उन दोनों का सब्ट्रैक्शन जो होगा हमारा एक्चुअल एक्सेलरेशन हो जाएगी. दैट इज़ मास इनटू एक्चुअल एक्सेलरेशन. सेकेंड लॉ लगाते हैं ट्रॉली में तो t - f k इज इक्वल टू 20 है. यही हुआ यहाँ पे. t हमारा राइट साइड को जा रहा है, f हमारे लेफ़्ट साइड को जा रहा है. ठीक है, एफ के हमारे लेफ़्ट साइड को जा रहा है. ये दोनों को बराबर करके 20a कर देंगे क्योंकि हमें एक्सेलरेशन नहीं पता. अब हमें पता है एफ के जो होता है म्यू के एन होता है और म्यू के क्वेश्चन में 0.04 दे रखा है. तो नॉर्मल आ जाएगा हमारे पास 20 × 10 दैट इज़ 200 न्यूटन. ठीक है, तो द इक्वेशन ऑफ द मोशन ऑफ ट्रॉली जो हो जाएगी वो t माइनस ऐसे करने से t - 8 इक्वल टू 20 आ जाएगी. और यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 0.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टेंशन आ जाएगी 27.1 न्यूटन. ठीक है, बस इक्वेशंस का फॉर्म करना था और यूज़ करना था n की वैल्यू का और म्यू की वैल्यू का. रोलिंग फ्रिक्शन की बात करते हैं.